हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। भाई, आज हम माइंड मैप के इस सेशन में न्यूक्लियस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। न्यूक्लियस चैप्टर के हर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समराइज करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मैं यहां पर माइंड मैप के फॉर्म में आपके सामने लेकर के आया हूं। ठीक है, चलिए भाई, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या बातें करेंगे। आज के लेक्चर में हम बातें करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस किस तरीके का होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर इसके बारे में हम बात करेंगे मास डिफेक्ट के बारे में और साथ में बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे और फिर रेडियो एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए यार, सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो कोई भी न्यूक्लियस के बारे में अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, और अगर मैं न्यूक्लियस को आपको दिखाऊं तो ये हमारा अगर न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सिंस इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में सेपरेशन बहुत ही कम होता है तो इसी वजह से ये सभी एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ठीक है, तो रिपल्शन के साथ साथ ये दोनों क्या करेंगे, इन सभी के पास क्या आएगा, एक न्यूक्लियर फोर्स भी फील हो रहा होगा। तो न्यूक्लियर फोर्स फील होगा और ये न्यूक्लियर फोर्स कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है एज कंपेयर्ड टू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। ठीक है, शॉर्ट न्यूक्लियर रेंजेस में, न्यूक्लियर रेंजेस मतलब 10 की पावर -15 मीटर के ऑर्डर पर जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, इट इज मच लार्जर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स से क्या होता है, काफी बड़ा होता है। तो न्यूक्लियर फोर्स ही इसको होल्ड करके रखे हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस कैसे होते हैं, दीज आर अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो कि शॉर्ट रेंज फोर्स है लेकिन ये चार्जेस पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, शॉर्ट रेंज अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स अगर मैं यहां पर लिख दूं तो दीज आर short ranged attractive force which is independent of charge। ठीक है, और यही न्यूक्लियर फोर्सेस क्या कर रहे हैं, यही न्यूक्लियर फोर्सेस होल्ड करके रखे हैं किसको, एक न्यूक्लियस को टुगेदर में। ठीक है, अब जरा देखिएगा, जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जाता है तो क्या होगा भाई, न्यूक्लियस के साइज बढ़ने से अब देखिएगा, सिंस न्यूक्लियर फोर्सेस कमजोर हो जाएंगे और न्यूक्लियर फोर्सेस 10 की पावर -14 ऑर्डर, मतलब अगर 10 गुना डिस्टेंस भी हो जाती है ना तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए जो बड़े न्यूक्लियस हैं, जैसे आप छोटे न्यूक्लियस की बात करें, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन सभी न्यूक्लियस में आप ऑब्जर्व करोगे जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स हैं। लेकिन जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर बढ़ाते जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सो दैट जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है वो रिपल्शन को ओवरकम कर पाए। ठीक है, चलिए भाई, अब बात करते हैं किसी भी न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर, A इज द मास नंबर। Z बताता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, A बताता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूंगा, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अलग अलग हमने लैब के अंदर हमने ओवर 1000 ऐसे अलग अलग न्यूक्लाइड्स प्रोड्यूस किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन सभी न्यूक्लियस कैसे हैं, सभी न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस में, अब भाई हम अगर कई सारे ऐसे न्यूक्लियस हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन मास नंबर अलग अलग होते हैं, तो ऐसे न्यूक्लाइड्स को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, दोनों आइसोटोप्स होंगे, जैसे मान के चलो आपका C12 हो गया, C14 हो गया। ठीक है, तो कार्बन 12, कार्बन 14, भाई मास नंबर अलग अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर कैसा है, सेम है। ठीक है, ऐसे एटम्स को हम बोलते हैं, ऐसे न्यूक्लाइड्स को बोलते हैं आइसोटोप।
ऐसे न्यूक्लियस जिनके न्यूट्रॉन का नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है तो उनको हम बोलते हैं आइसोटोन्स, ठीक है। और अगर दो न्यूक्लाइड्स का मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है तो उसको हम बोलते हैं आइसोबार्स, ठीक है। तो न्यूक्लियस को हमने बेसिकली तीन तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं या समराइज करते हैं, आइसोटोप, आइसोटोन और आइसोबार, ठीक है। ये तीन स्पेशल केसेस हैं जहां पर हम दो अलग अलग न्यूक्लियस को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। तो न्यूक्लियस का जो साइज है इट इज गिवन बाय रेडियस क्या है, आर जो है एटॉमिक मास नंबर की पावर 1/3 पे डिपेंड करती है, आर नॉट ए की पावर 1/3। न्यूक्लियस एक स्फेरिकल बॉडी की तरह बिहेव करता है तो न्यूक्लियस का साइज 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। जैसे जैसे आपका मास नंबर बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ता जाएगा। मास नंबर डबल कर दूंगा तो आपका न्यूक्लियस का साइज भी डबल हो जाएगा, ठीक है। अब डेंसिटी जब मैं बात करता हूं तो मास अपॉन वॉल्यूम, ए से ए यहां पर खत्म हो जाएगा, वॉल्यूम में भी ए आएगा, इसमें भी ए आएगा, तो डेंसिटी किसी भी न्यूक्लियस की कांस्टेंट आती है जो कि रफली इसके बराबर होती है 2.9 इंटू 10 की पावर 17 केजी पर मीटर क्यूब के ऑर्डर की होती है। तो एक न्यूक्लियस की डेंसिटी, चाहे अलग अलग मटेरियल ले लूं, चाहे अलग अलग एटम्स ले लूं, सभी के न्यूक्लियस की डेंसिटी ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। तो भाई ये थी बात किसकी, ये थी बात न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की। तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को कौन होल्ड करता है, ठीक है, यहां पर बात रही। अब बात करते हैं, अरे कहां गया, पीछे कहां गया, चलो अब बात करते हैं न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी की, ठीक है। तो जैसे न्यूक्लियस जो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं, जब ये आपस में मिलकर के न्यूक्लियस बनाते हैं तो इन सभी का जो फाइनल न्यूक्लियस बनता है उसका मास कुछ कम होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन्स या कंबाइंड मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि हम सोच रहे थे एक और एक मिला करके दो मिलेगा, लेकिन एक और एक मिला करके दो से कुछ कम मिला, ठीक है भाई, बीच में किसी ने कुछ घोटाला कर दिया, ठीक है। तो भाई जो घोटाला किया है उस घोटाले का नाम दिया है हमने मास डिफेक्ट। हम सोच करके बैठे थे कि एक प्रोटॉन को अगर मैं एक न्यूट्रॉन के साथ मिलाऊंगा तो मास जो मिलना चाहिए वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समेशन के बराबर मिलना चाहिए, लेकिन हकीकत में जब मास देखा तो कुछ कम मास मिला। कितना मास मिला, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासों को जब ऐड करूंगा और उसमें से जो फाइनल प्रोडक्ट मिला उसका मास माइनस करूंगा तो मुझे पता चला जितना भी मास का डिफेक्ट आया, ठीक है, वो मास का डिफेक्ट एक्चुअली में एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और उसी एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी कुछ और नहीं, मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक प्रोटॉन का मास जो है अगर मैं बात करूं तो कितना होता है 1.007 AMU, ठीक है। 1 AMU क्या होता है, 1 AMU इज 1/12 मास ऑफ C12 एटम, ठीक है। C12 एटम का मास है। और न्यूक्लियस में जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं तो मासेस को एक और दूसरे टर्म में लिखते हैं। हम मासेस को एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं यूजिंग आइंस्टाइंस इक्वेशन E = mc²। तो मैं मास को एनर्जी अपॉन C² के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकता हूं, ठीक है। तो भाई जैसे अगर एक AMU मास अगर मैं उसको एनर्जी में खर्च कर दूं तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 931 वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C², सो दैट m इंटू C² करूंगा तो मुझे सीधा सीधा पता चल जाएगा एक AMU 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज करता है। ऑलमोस्ट वही मास प्रोटॉन का भी है, वही मास न्यूट्रॉन का भी है, तो ऑलमोस्ट उतनी एनर्जी निकलती है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है, ठीक है। चलिए भाई, अब अगर हमें यह बात समझ में आ गई तो जरा देखिएगा हमें क्या पता चल गया। बाइंडिंग एनर्जी क्या बता रहा है, बाइंडिंग एनर्जी ये बता रहा है कि इन सभी के कुछ मासेस में क्या है, कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हमने एक नया पैरामीटर डिस्कवर किया या नया पैरामीटर डिफाइन किया, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। उसमें एक न्यूक्लियन की जो मास डिफेक्ट आ रहा है उसमें एक न्यूक्लियन की क्या हिस्सेदारी है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी आपका जो न्यूक्लियस है वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा।
जब हमने सभी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को प्लॉट किया तो पाया कि जो बीच वाला रीजन है 30 से 170 के बीच वाला जो रीजन है ये जो है काफी स्टेबल होता है। मास नंबर 30 से मास नंबर 170 तक जितने भी न्यूक्लियस हैं इनमें से ज्यादातर न्यूक्लियस काफी स्टेबल होते हैं। खासतौर से आयरन के आसपास 56 मास नंबर आयरन के आसपास जो न्यूक्लियस हैं वो काफी स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो बाकी जो अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं वो कोशिश करते हैं इस वाले रीजन में आ जाए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस रीजन में लाने की कोशिश करते हैं। चाहे अब आप उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है तो वो क्या करते हैं, फ्यूजन करके आएंगे। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यहां पे जरा देखो मास नंबर ज्यादा है तो वो फिजन करके आएंगे। फिजन मतलब कुछ न्यूक्लियस टूट करके इस रीजन में आना चाहेंगे। ठीक है, तो भारी न्यूक्लियस टूटते हैं और हल्के न्यूक्लियस जुड़ते हैं सो दैट वो इस रीजन में आ पाए, इन एटम्स में या इन न्यूक्लाइड्स में कन्वर्ट हो पाए। और इसको कन्वर्जन के लिए वो अलग अलग प्रोसेसेस फॉलो करते हैं। इन प्रोसेसेस को हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इन प्रोसेसेस पर आते हैं, कौन कौन सी प्रोसेसेस की हेल्प से न्यूक्लियस एक अनस्टेबल न्यूक्लियस से दूसरे स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है दैट इज अल्फा डिके। ठीक है, अल्फा डिके में क्या होता है भाई, एक भारी न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम का न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल अगर मैं बात करूं तो दिस इज हीलियम का न्यूक्लियस। तो एक हीलियम का न्यूक्लियस और साथ में ये कुछ दूसरे न्यूक्लियस में टूट गया। अब साथ में कुछ एनर्जी भी रिलीज करता है। सर कितनी एनर्जी रिलीज करता है, तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, इस पूरी प्रोसेस में कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा, कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। तो रिएक्टेंट का मास ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का कंबाइंड मास कुछ कम होगा क्योंकि बाकी कुछ एनर्जी भी है। ठीक है, तो कितना कुछ मास डिफेक्ट आया होगा, तो एनर्जी रिलीज विल बी इक्वल्स टू मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। ठीक है, और मास डिफेक्ट क्या है, इसका मास और इस दोनों को मास को माइनस कर दूंगा इनटू सी स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर नहीं, दिस इज सी स्क्वायर। ठीक है, तो किसी और ये केवल और केवल अल्फा डिके के लिए नहीं, हर रिएक्शन के लिए ट्रू है। कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी प्रोसेस हो, हमेशा याद रखिएगा एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल्स टू मास डिफेक्ट, जो भी मास में डिफेक्ट आएगा इनटू सी स्क्वायर। हर प्रोसेस के लिए ये रिलेशन ट्रू है। ठीक है, चलिए भाई अब जरा देखिएगा, बात करते हैं अल्फा पार्टिकल की। जो अब अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज, तो अल्फा पार्टिकल क्या है, एक हीलियम का न्यूक्लियस है जो कि, और न्यूक्लियस से जनरेट, हीलियम का न्यूक्लियस है जो कि किसी हैवी न्यूक्लियस के टूटने से जनरेट हुआ है। ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल अच्छी खासी आयनाइजेशन एनर्जी लेकर के चलता है, लेकिन इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होती है। मतलब क्या, थोड़ी देर बाद अल्फा पार्टिकल जो एटमॉस्फेयर या किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा करके अपनी एनर्जी लूज कर देगा। ठीक है, तो पेनिट्रेशन पावर इसकी कम होती है, आयनाइजेशन पावर अच्छी खासी होती है। सिंस अल्फा पार्टिकल क्या, हीलियम का न्यूक्लियस है, तो दिस इज अ चार्ज पार्टिकल, तो ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में ही क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, चलिए भाई अब बात करते हैं अगली प्रोसेस की। अच्छा, आपको कोई भी रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। जनरली जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस देता है आपको रिएक्शन बाय डिफॉल्ट बना करके देगा, या तो रिएक्शन देगा या फिर रिएक्शन का आपको कुछ ना कुछ हिंट देगा कि ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बिल्कुल याद नहीं करना कि यूरेनियम अल्फा डिके करके ये बना, ये या ये न्यूक्लियस अल्फा डिके करके ये बना। वो रिएक्शंस आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, तो जेई वाला कभी भी ऐसे सवाल नहीं देता है कि अच्छा ये रिएक्शन था ऐसा था, क्योंकि एक न्यूक्लियस अलग अलग प्रोसेस से सेम टाइम पर डिके हो सकता है, तो आप उसको गवर्न नहीं कर सकते किस तरीके से टूट रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं बीटा डिके के बारे में। तो बीटा डिके बेसिकली दो टाइप का होता है, एक बीटा नेगेटिव डिके, दूसरा है बीटा पॉजिटिव डिके। ठीक है, बीटा नेगेटिव में क्या होता है, कोई भी न्यूक्लियस जहां पर n/z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है भाई, हमने देखा था कि अलग अलग जो न्यूक्लियस हैं वो एक स्टेबल रीजन में आते थे जिनके लिए कुछ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा थी। तो उन स्टेबल न्यूक्लाइड्स के लिए एक पर्टिकुलर n/z रेशियो था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का एक फिक्स रेशियो था। अगर किसी न्यूक्लियस का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा होते हैं तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि यार नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम हो जाएं और प्रोटॉन्स बढ़ जाएं। सो दैट क्या होगा भाई, एक हमने इस तरीके से, अगर आप HC वर्मा बुक रेफर करेंगे तो वहां पर एक ग्राफ दिया हुआ है जहां पर इस तरीके से कई सारे
स्टेबल न्यूक्लाइड्स दिए हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। और साथ में ही यहां पर कई सारे ऐसे अनस्टेबल न्यूक्लाइड्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। जरा देखिएगा, इन स्टेबल न्यूक्लाइड्स में कई सारे ऐसे हैं जहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अगर मैं यहां पर n बोल दूं, यहां z बोल दूं, तो ये स्टेबल है, ठीक है। लेकिन ये कुछ ऐसे जो होल्स बना रहा हूं, ये कैसे हैं? ये वो है जो अनस्टेबल न्यूक्लाइड्स हैं, जो लैब में बनाए गए लेकिन जो तुरंत टूट जाएंगे। कहां पे टूट करके किस में आएंगे? वो टूट करके इन स्टेबल न्यूक्लाइड्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। अब स्टेबल न्यूक्लियस में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं? या तो अल्फा डिके करके हो सकते हैं या फिर बीटा डिके करके हो सकते हैं। तो बीटा डिके कब होता है? जब n/z, भाई इनका n/z ज्यादा है या n/z कम है, इस वाले बीच वाले रीजन से, ठीक है। तो क्या होता है, अगर n/z ज्यादा है तो यहां पर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज है नहीं, तो फाइनल रिएक्शन में चार्ज तो अभी भी वही रहना चाहिए, तो साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी बनेगा। इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं बीटा रेस, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है इसको हम बोलते हैं बीटा रेस। तो बीटा रेस जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। और बीटा रेस, अगर कई बार हम बीटा रेस, इलेक्ट्रॉन की रेस को हम कैथोड रेस भी बोलते हैं, ठीक है। अंतर क्या है? कई बार हम इसको फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। अंतर है ऑरिजिन का, ठीक है। बीटा रेज उन इलेक्ट्रॉन्स की रेस को बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से निकल रही हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन वाली हैं, बस ऑरिजिन अलग अलग है, ठीक है। तो जरा देखिएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन तो एटम के अंदर है, ये तो मैंने एक रिएक्शन दिखाई, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअली ये रिएक्शन नहीं होती है। ये रिएक्शन क्या होती है? ये रिएक्शन किसी न्यूक्लियस के अंदर होती है। अगर एक्स ये न्यूक्लियस है, एक्स न्यूक्लियस के अंदर यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा थे, तो एक न्यूट्रॉन ने क्या किया? प्रोटॉन में फुदक करके कन्वर्ट हो गया। अगर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन सिंस न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो मास नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मास नंबर वही रहा, एटॉमिक नंबर बढ़ गया, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन यानी कि बीटा रे यहां पर बाहर निकल गई। बीटा रे के साथ साथ एक पार्टिकल और निकला जिसका नाम है एंटी न्यूट्रिनो। ये पार्टिकल ऑलमोस्ट मासलेस है और जनरली किसी मैटर से डिटेक्ट नहीं करता, मतलब किसी मैटर से इंटरेक्ट नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए एंटी न्यूट्रिनो की डिस्कवरी काफी बाद में हुई थी, ठीक है। तो एंटी न्यूट्रिनो ये पार्टिकल है, बस हमें इसके बारे में यही जानना है, ठीक है। दिस इज ऑलमोस्ट मासलेस, दिस पार्टिकल इज ऑलमोस्ट मासलेस। ध्यान दीजिएगा, ये एग्जैक्ट मास 0 नहीं है, इसके पास फिर भी कुछ मास है, बहुत ही नेग्लिजिबल मास है लेकिन फिर भी कुछ मास है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मासलेस, डज नॉट इंटरेक्ट विथ मैटर, मैटर से इंटरेक्ट नहीं करता है ज्यादा, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलता है, ठीक है। चलिए भाई, अब जरा देखिएगा इस पूरी रिएक्शन में एनर्जी कितनी होगी? भाई मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर, तो एम एक्स माइनस एम वाई इंटू सी स्क्वायर। बीटा पॉजिटिव इसका जस्ट उल्टा है। बीटा पॉजिटिव में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा थे स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो प्रोटॉन अब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और ये बाहर क्या देता है? एक पॉजिटिव चार्ज देता है। इसको हम बोलते हैं क्या? पॉजिट्रॉन या बीटा प्लस रे, बीटा प्लस रे या फिर पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन की हर वो प्रॉपर्टी जो एक इलेक्ट्रॉन की होती है, सारी प्रॉपर्टी सेम होती हैं, बस चार्ज ऑपोजिट है। ये पॉजिट्रॉन कैसा चार्ज लेकर जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज लेकर के जा रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन बाहर नहीं हो सकती है, ये रिएक्शन फिर भी एक बार को पॉसिबिलिटी है कि एटम के न्यूक्लियस के बाहर हो जाए। रिएक्शन कभी भी न्यूक्लियस के बाहर नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास से कम है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट डायरेक्टली नहीं हो सकता। न्यूक्लियस के अंदर हालांकि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें हैं वो रिएक्शंस बड़े अलग तरीके से बिहेव करती हैं, तो एक कम मास ज्यादा मास में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा, मास नंबर वही रहा, पॉजिट्रॉन निकला और साथ में हमारी या बीटा प्लस रे निकली और साथ में हमारा न्यूट्रिनो निकला, ठीक है। यहां पर न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो एक दूसरे के एंटी पार्टिकल, पार्टिकल एंटी पार्टिकल है या मैटर एंटी मैटर बोल सकता हूं, ठीक है। चलिए भाई, एनर्जी कितनी निकलती है? एनर्जी मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अभी तक की सभी रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स का मास खत्म हो रहा था। ध्यान दीजिएगा, ये एक्स और वाई एटम्स के मास हैं, दीज आर मासेस ऑफ एटम्स, ठीक है। ये न्यूक्लियस के मास नहीं है, क्योंकि जनरली आपको कभी भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एटम्स के मासेस देगा, न्यूक्लियस के मास नहीं देगा। अगर न्यूक्लियस के मास देता है तो डायरेक्टली माइनस कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन जनरली वो करता नहीं है ऐसा। जनरली क्या करेगा, मास ऑफ एक्स एटम, मास ऑफ वाई एटम, ठीक है। मतलब एटम मतलब क्या, इसमें न्यूक्लियस के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स के मास भी हैं। अभी तक की जितनी भी हमने रिएक्शन सॉल्व करी थी उन सभी में इलेक्ट्रॉन्स के मासेस कैंसल आउट हो रहे थे, यहां पर नहीं हो रहा है, इसीलिए मुझे 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लेना पड़ा, ठीक है। चलिए भाई, अब इसके बाद अच्छा, बीटा रेस की प्रॉपर्टीज, इनके पास पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बीटा अल्फा रेस, ठीक है, लेकिन इनके पास आयनाइजेशन पावर कुछ कम होता है, ठीक है। और सिंस ये चार्ज पार्टिकल हैं तो ये भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिविएट करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद बात करते हैं के इलेक्ट्रॉन कैप्चर की। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है कि एक न्यूक्लियस के बाहर वाला जो शेल है, विच इज नोन एज के शेल, के शेल में लाई करने वाला हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को कभी कभी जो बड़े न्यूक्लियस होते हैं, हैवी न्यूक्लियस होते हैं, क्या करते हैं, अपने अंदर कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। और इस कैप्चर करने से क्या होता है भाई, ये कुछ बनेगा और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं। ये यहां पर क्या करेंगे, कुछ एनर्जी रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, और ये आपकी रिएक्शन है। यहां पर देखिएगा एटॉमिक नंबर कम हो गया है, मास नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ा और कुछ एनर्जी रिलीज हो गई है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है जहां पर हम एटॉमिक नंबर कम करते हैं। तो बीटा प्लस जहां पर हम डिके कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि न्यूक्लियस बीटा प्लस डिके करता है, और कई बार ऐसा होता है कि न्यूक्लियस अपना एटॉमिक नंबर कम करने के लिए के इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी करता है, ठीक है। कब कौन सा करेगा डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, मतलब वर्बली नहीं कर सकते हम। चलो भाई, तीसरी है गामा रेस या गामा डिके। गामा डिके में कोई न्यूक्लियस जो है, ऐसा नहीं होता कि न्यूक्लियस टूट रहा है। गामा डिके बेसिकली तब होता है जब एक न्यूक्लियस टूट चुका है लेकिन वो किसी हायर एनर्जी लेवल पर आया। जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की हमने बात करी थी बोर मॉडल में, इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग एनर्जी लेवल्स से, ऐसे ही एक न्यूक्लियस के अंदर जितने भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनकी भी अलग अलग एनर्जी लेवल्स होती हैं। तो जब एक न्यूक्लियॉन हायर एनर्जी लेवल से, जैसे मान के चलो प्रोटॉन है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आता है, तो ये गामा रेस को निकालता है। सर गामा रेज ही क्यों? क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन्स का जो रेंज होता था उनकी एनर्जी बहुत कम होती थी, लेकिन न्यूक्लियस में इनका जो एनर्जी डिफरेंस है, ये एनर्जी डिफरेंस अच्छा खासा होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के ऑर्डर का होता है। और अगर ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के ऑर्डर का है तो भाई जो एनर्जी निकल रही है वो भी तो, जो वेव निकल रही है ये भी तो अच्छी खासी एनर्जी लेकर के जाएगी। तो दीज आर वेरी हाई एनर्जी वेव्स और हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अल्फा रे और बीटा रे दोनों पार्टिकल वेव्स थी, ठीक है, लेकिन गामा रेज जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो ये लाइट की स्पीड पर बाहर निकलती हैं, तो C3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये बाहर निकलती हैं। ये अनचार्ज्ड होती हैं, इनके पास कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिविएट भी नहीं करेंगी, ठीक है। इनके पास पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर, बट दे हैव लोएस्ट आयनाइजेशन पावर। मतलब अगर किसी गैस के कंटेनर में मैं इन गामा रेस को निकालूंगा तो एक गैस को आयनाइज नहीं करेंगे, ठीक है। उसी जगह अगर उस गैस के कंटेनर में अगर मैं अल्फा रेस को निकालता तो अल्फा रेस आयनाइज तुरंत कर देता, ठीक है, लेकिन अल्फा रेस बाहर नहीं निकल पाता, तो पेनिट्रेशन पावर अल्फा रेस की कम होती है, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जिनको हमने पढ़ा। अब इसके बारे में बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी भाई बेसिकली है जब एक बड़ा कोई एक अनस्टेबल न्यूक्लियस किसी न्यूक्लियर रिएक्शंस के थ्रू, जो हमने अभी अल्फा रे, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके पढ़ा था, इन डिकेस के थ्रू छोटे न्यूक्लियस में टूटता है। तो ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन टूट जाता है, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, कौन सा न्यूक्लियस कब टूटेगा। जैसे यूरेनियम 238 है, यूरेनियम 238 टूटेगा, ये सबको पता है, लेकिन कब टूटेगा? आज टूटेगा, अगले महीने टूटेगा, या अगले साल टूटेगा, या हो सकता है 150 साल बाद टूटेगा, ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते,
ठीक है। तो इसी प्रोसेस की जब हमने स्टडी करी तो स्टैटिस्टिकल जब एनालिसिस किया तो हमने जो साइंस बनाया उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी पहली चीज ये लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर एप्लीकेबल है। तो जनरली हमारे पास जो न्यूक्लियस होते हैं वो बहुत लार्ज ही होते हैं किसी चैम्बर में। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि किसी यहां पर बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं, ठीक है, तो कौन सा न्यूक्लियस कब टूटेगा ये नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हां ये जरूर बोल सकता हूं कि अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियस बहुत ज्यादा हैं तो टूटने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। तो रेट ऑफ डिके या रेट ऑफ चेंज dn बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, लैम्डा हमने कांस्टेंट रख दिया जिसको हम बोलते हैं डिके कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट। ठीक है, अब जो dn बाई dt है रेट ऑफ डिके, इसी को हम बोलते हैं एक्टिविटी ऑफ सैंपल। जो भी सैंपल है इसके टूटने की रेट क्या है, एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी की यूनिट होती है बैक्यूरल, ऐसा यूनिट होती है BQ से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज 1 डिके पर सेकंड। ठीक है, और भी यूनिट्स होती हैं, क्यूरी भी एक यूनिट है डिके की। ठीक है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या है, बैक्यूरल। ठीक है, चलो भाई, अब ये क्या है dn बाई dt। अब इसको हमने सॉल्व किया तो एक्टिविटी का रिलेशन क्या आया, a इज इक्वल्स टू a नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। और एक्टिविटी के बेसिस पर ही अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने आए, n इज इक्वल्स टू n नॉट इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस e की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, तो अब यहां से हमने कहा कि यार लैम्डा क्या है, अब जैसे इसी का हमने एवरेज लाइफ देखा तो ऑन एन एवरेज एक न्यूक्लियस की क्या लाइफ रहती है, तो न्यूक्लियस की जो एवरेज लाइफ है इट इज नोन एज 1 बाई लैम्डा। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करके ही निकाला है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये फाइनल रिजल्ट्स याद रखने हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ न्यूक्लियस अगर मैं इसको लिखना चाहूं कि किसी टाइम टी बाद कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस बचे, तो दिस इज n नॉट अपॉन 2 की पावर t बाई टी हाफ, दिस t हाफ इज हाफ लाइफ। ठीक है, या कभी कभी इसको ऐसा भी लिख देता हूं n नॉट अपॉन e की पावर t बाई एवरेज लाइफ। ठीक है, एवरेज लाइफ वही है 1 अपॉन लैम्डा। तो बेसिकली ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन सेम ही तरीके से लिखा है। ठीक है, चलो भाई, तो ये दोनों बातें बिल्कुल सेम है और ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बताता है कि किसी भी टाइम के बाद कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस बचे। ठीक है, जैसे हाफ लाइफ है तो मैंने कहा जैसे किसी की हाफ लाइफ है 100 ईयर्स, तो 100 साल बाद वो आधा रह जाएगा, उसके 100 साल बाद आधे का भी आधा, ध्यान दीजिएगा, खत्म नहीं होगा। ठीक है, हाफ लाइफ का मतलब है कितने टाइम बाद ओरिजिनल क्वांटिटी का आधा रह जाता है। तो इसका जो ग्राफ बनता है ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, आपका इनिशियल नंबर कुछ आपने n नॉट ले रखा है। ठीक है, धीमे धीमे ये कम होता जाता है। ठीक है, तो n नॉट बाई 2, n नॉट बाई 4, n नॉट बाई 16 इस तरीके से। ठीक है, और अब ये हाफ लाइफ और डिके कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, तो हाफ लाइफ इज गिवन बाय या डिके लैम्डा कांस्टेंट इज गिवन बाय 0.69 अपॉन टी हाफ। ठीक है, या फिर 1 बाई लैम्डा। तो ये है हमारा रिलेशन। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम डिके के या रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो अब इसके बाद बात करते हैं फिजन और फ्यूजन के बारे में। अगेन रिएक्शंस आपको याद नहीं रखनी है। फिजन में क्या होता है, एक बड़ा एट न्यूक्लियस छोटे स्टेबल न्यूक्लियस में टूटता है जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है, साथ में एनर्जी रिलीज करता है। यहां पर छोटे न्यूक्लियस कंबाइन होकर बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं और फिर कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, फ्यूजन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है एज कंपेयर टू फिजन, लेकिन फ्यूजन को प्रोसेस कराना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि फ्यूजन सिर्फ बहुत हाई टेम्परेचर्स पर होता है। ठीक है, फिजन लो टेम्परेचर पर भी हो जाता है, और फिजन एक कंट्रोल्ड होता है, दूसरा होता है अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड फिजन आपका बेसिकली एटम बम है, जहां पर आपने फिजन को कंट्रोल नहीं किया तो एक न्यूक्लियस जो टूटा कई सारे न्यूक्लियस को जनरेट किया, फिर वो ऑनों को तोड़ दिया। ठीक है, मल्टीपल न्यूक्लियस निकाल दिए। ठीक है, जबकि कंट्रोल्ड फिजन में हम रेट को कंट्रोल करते हैं, जो कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में करते हैं। ठीक है, तो पावर प्लांट्स की स्ट्रक्चर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और मैंने माइंड मैप में इंक्लूड नहीं करी है। ठीक है, चलिए भाई, चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। ठीक है, हमने सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जितने कॉन्साइज तरीके से हम रिवाइज कर सकते थे हमने उसको यहां पर रिवाइज किया है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।